जय हिंद। एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपना अपना फॉर्म सबमिट कर चुके होंगे और पूरी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी में लग चुके होंगे। राइट, इस समय सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। यानी कि जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो उसके बाद से एग्जाम होने तक ज्यादा समय नहीं रह जाता। तो इस समय आपको प्रीवियस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वो एसएससी का हो, वो सीडीएस का भी हो सकता है, सीपीएफ का भी हो सकता है, अदर बैंकिंग एग्जाम्स के भी हो सकते हैं। जहां से भी आपको इंग्लिश का क्वेश्चन मिल रहा है ना, उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर डालिए। पहला टॉपिक आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वो है टेंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर टेंस पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाती है तो हमें लगता है कि सारा का सारा काम आसान हो जाता है। चाहे वो स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन हो, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हो, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो काफी ट्रिकी माने जाते हैं, काफी चैलेंजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए, ये सारा काम बिल्कुल आसान हो जाना है। क्यों? क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट तैयार होगी, सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग का जो सिलसिला शुरू होगा, वो टेंस से ही शुरू होगा। अगर टेंस पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं है तो आपके क्वेश्चंस ज्यादा गलत होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। राइट, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कितना क्वेश्चन हम इसमें से कर पाते हैं, कहां कहां पे हमें अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमने लगभग 120 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है पिछले 10 साल के क्वेश्चन से, और काफी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और मुझे उम्मीद है कि अगर सारे ये क्वेश्चन कर जाते हैं तो आपके इस एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स में टेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे। ज्यादा समय तो होगा नहीं कि हम पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन में जाएं। राइट, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर डिस्कस करते हुए चलेंगे आपके साथ। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है ही इज वर्किंग हियर सिंस 2010। अगर आप यहां पे देखें अंडरलाइन पार्ट्स में, ही इज वर्किंग, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इज एम आर के साथ वर्ब के एनजी फॉर्म अगर आप यूज करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ आप यहां पे ये टाइम भी लगा रहे हैं। राइट, जो कि सही नहीं है। देखिए अंतर है दोनों में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये अंतर है। अंतर क्या है? अगर प्रेजेंट में कोई का, यानी कि स्पीकर के बोलते समय, जैसे मैं इस समय बोल रहा हूं और मैं कोई काम भी कर रहा हूं, स्पीकर के बोलते समय अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करिए, प्रेजेंट में जो काम कंटिन्यू हो। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज करेंगे? जब कोई एक्शन, जैसे मान लो कि ये एक टाइम लाइन है, इसमें ये टाइम आपका प्रेजेंट का है, ठीक है ना। नाउ मैं लिख देता हूं। अगर आप देखो कि ये पास्ट का टाइम होगा, इफ यू गो बैक, अगर पास्ट से कोई एक्शन चलता हुआ आ रहा है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, राइट, और फ्यूचर में ये कंटिन्यू होने की अगर उम्मीद है, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट किया करिए। और उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं वो यूज करते हैं हैज बीन या हैव बीन, आप यूज करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज करिए और इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करिए। तो ही के साथ क्या यूज करेंगे? हैज बीन वर्किंग। अगर प्लूरल में होता तो हैव बीन यूज करते। तो ये अगर थोड़ा सा चेंज कर दे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2010। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन आई विल गो देयर आई मेट माई फ्रेंड। अच्छा, एक चीज पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जब भी हम कंडीशन का यूज करते हैं, व्हेन आई विल गो देयर, जब मैं वहां जाऊंगा, कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो जब मैं जाऊंगा तो होगा क्या? ठीक है, तो ये भी तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी को दिखाएंगे। तो जनरली जब हम इस तरीके से यूज करते हैं, जब हम कंडीशन में फ्यूचर को दिखाते हैं, यानी कोई भी कंडीशन जब हम रखते हैं तो आने वाले फ्यूचर के लिए हम रखते हैं, तो जनरली हम उसमें वो फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। एक तो चीज ये होगा। दूसरी चीज, अब आगे जब पढ़ेंगे, ये सेकंड पार्ट को लिखा है आई मेट माई फ्रेंड। तो जब ये पास्ट टेंस में लिखा हो, ये वर्ब से हम डिसाइड करते हैं टेंस को, जब ये लिखा हुआ आई मेट माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिला, तो इसका मतलब जब वो वहां गया होगा तभी तो अपने फ्रेंड से मिला होगा। यही सेंटेंस, यही एक सेंस आएगा। यानी ये दोनों का दोनों एक्शन क्या हो रहा है? पास्ट में हो रहा है। आप भी यूज करते हैं, जब मैं वहां गया तो इससे मिला, ये किया, वो किया। तो वो सारे के सारे कंप्लीट वो जो सेंटेंस होना चाहिए था वो पास्ट में होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे अलग अलग यूज किया हुआ है। आप इसको यूज कर दीजिए पास्ट टेंस में, सेंटेंस सही हो जाएगा। आप इसको यूज करिए, व्हेन आई वेंट देयर आई मेट माई फ्रेंड, और कोई भी सेंटेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप ये यूज करेंगे व्हेन आई गो देयर, तो आपको यूज करना पड़ेगा आई शैल मीट माई फ्रेंड या आई विल मीट माई फ्रेंड। इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस आप यूज करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए।
आई हैव नॉट एंड विल नॉट इनवाइट देम टू द पार्टी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। और इस सेंटेंस को अगर देखेंगे ना तो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज हुए हैं। एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब को यूज करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब में आप देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जिसको प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो इन दोनों वर्ब के फॉर्म को ज्यादातर आप याद करिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो वर्ब के फॉर्म है ना, बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होते, लेकिन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज हो जाते हैं। कब? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में। बस इतना ही सा। अगर इतना सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो अब यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का यूज होना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इसी मेन वर्ब को इस वर्ब के साथ यूज कर दीजिए। तो अगर इसके साथ यूज करेंगे तो हैव के साथ वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है, तो हर वर्ब के थर्ड फॉर्म जब यूज करेंगे तो ये होगा इनवाइटेड। तो लिखोगे आई हैव नॉट इनवाइटेड एंड विल नॉट इनवाइट देम टू द पार्टी। ठीक है, मैंने उनको इनवाइट नहीं किया है और ना मैं उनको इनवाइट करूंगा। आप यूज करते हैं ना, तो मैंने तुम्हें इनवाइट कभी किया है और ना मैं कभी करूंगा, राइट। वही सारे सेंटेंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में यूज हो रहा है ना, और तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब को आपको यूज करना जरूरी है। नहीं यूज करेंगे गलत हो जाएगा सेंटेंस। इस क्वेश्चन को देखें, ही विल हैज बीन। आपको पता है, बेसिक चीजें पता होनी, छोटी छोटी चीजें जैसे मैं बताता चलूंगा। यहाँ पे जब भी आप विल और शैल यूज करोगे तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना जरूरी है। हैज, हैव, हैड जो यूज होता है ना अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, डू, डज, डिड के साथ, जब ये हेल्पिंग वर्ब है सारे, डू, डज, डिड के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। तो ये तो अभी तो ऐसे बता दे रहा हूं, आपको रटना नहीं है, वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपको याद करना है। लेकिन अब इसको यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, और हमारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जब विल यूज करोगे ना तो यहाँ पे बेस वर्ब यूज करना पड़ेगा। बेस वर्ब तो है हैव, यहाँ पे हैज नहीं है, तो थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे ही विल हैव बीन सिटिंग देयर फॉर 1 hour। देखो ये यहाँ पे टाइम का यूज किया गया है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। ही विल हैव बीन सिटिंग देयर फॉर 1 hour। कौन सा यूज करेंगे? विल हैव बीन, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर दिख रहा है आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉकिंग बिटवीन 10 AM एंड 6 PM। सही है सेंटेंस? मुझे तो गलत लग रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग बिटवीन 10 AM एंड 6 PM। यहां पे जो बता रहा है 10 AM एंड 6 PM ना, एक वर्किंग टाइम है जो कि ज्यादातर लोग इस पे काम करते हैं, एक फैक्ट है। और फैक्ट को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क। ऐसा नहीं कि ये ऐसा होता था पहले, अब नहीं होता है, नहीं। तो ये सेंस को देखते हुए तो ये मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज सही हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क, ज्यादातर लोग इन्हीं टाइम ड्यूरेशन के बीच में काम करते हैं, बिटवीन 10 AM एंड 6 PM। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अच्छा, अब ट्रांसलेशन जब करोगे ना तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन अगर सेंस बेस्ड आप देखोगे तो सेंस अगर सही है सेंटेंस का, हकीकत में ऐसा होता है, तो आप उस सेंटेंस को सही मानेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6। हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वीप। मेड अस, वेप्ट लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे वीप लिखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करिए, पॉजिटिव वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए यहाँ पे इसके साथ। हिज मिजरेबल कंडीशन, ये कॉज है, उसकी मिजरेबल कंडीशन ने क्या किया? हम लोगों को रुला दिया। तो मेड अस वीप, यहाँ पे ये वाला ये फ्रेज यूज करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7। The greatest fear which is scaring of the world today is global warming. Still अभी है वो चीज जो स्केयरिंग है, और अभी भी वो क्या करती है, क्या कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग है जो ग्रेटेस्ट फियर है, जो कि स्केयर कर रही है, राइट। स्केयर कर रही है कि स्केयर करती है, अब ये चीजें हम समझ रहे हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट फियर, द ग्रेटेस्ट फियर, वो ग्रेटेस्ट फियर क्या कर रही है? विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो स्केयर कर रही है पूरे वर्ल्ड को अभी भी, इज ग्लोबल वार्मिंग। वो क्या है? वो ग्लोबल वार्मिंग है। अब देखो एक चीज यहाँ पे है ना, ये रिलेट कर रहा है, ये विच, हु, विच, दैट, आपने नाम सुना होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री वो यूनिक हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक
रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कर देते हैं, ठीक है ना। द ग्रेटेस्ट फियर दैट, अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज हो गया तो एक ही ऑप्शन है, या तो ये यूज करो दैट इज स्केयर्ड ऑफ, दैट इज स्केयर्स ऑफ। लेकिन अभी भी तो ये क्या है, अभी भी तो स्केयर करती है ना ये, टुडे अभी भी एग्जिस्ट करती है ये चीजें। ये हकीकत है कि जो सबसे ज्यादा स्केयरिंग है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जो सबको डराती है। तो यहाँ पे आप दैट इज स्केयर्स का यूज करिए, दैट इज स्केयर्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे, दैट इज स्केयर्स द वर्ल्ड टुडे, नॉट, ठीक है ना, दैट इज स्केयर्स द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट। क्लियर हो रही बातें, एक बार और समझिए इस चीज को। मैंने ये बताया थोड़ा सा ट्रिकी है, तो चीजों को समझने में कोई बुराई नहीं है। द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड, विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे ये पूरा यहां तक होना चाहिए, विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट। यहाँ पे एक तथ्य को, हकीकत को बताया जा रहा है, और हकीकत को, ट्रुथ को बताने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते, हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अच्छा, कैसे मैं जान गया कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो उस समय अभी उस समय स्केयरिंग थी या स्केयरिंग है और अब नहीं है, राइट। किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्लोबल वार्मिंग स्केयरिंग थी, राइट। ऐसा तो है नहीं, अभी भी है ये चीजें। तो आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना यूज करके आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही चीज है। दूसरी चीज ये विच को हटा के दैट यूज करना पड़ेगा, मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, इसको रिलेट करने के लिए आप दैट का यूज करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ट्रांसकोडिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसकोडिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस में ट्रांसकोडिंग एक क्या है, एक आइटम है। और जब ऐसा है तो ट्रांसकोडिंग हैज नहीं, ट्रांसकोडिंग इज का यूज करिए, क्योंकि ट्रांसकोडिंग इज वन ऑफ द आइटम्स, देयर आर मेनी आइटम्स बट ट्रांसकोडिंग इज वन ऑफ देम। तो ट्रांसकोडिंग इज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस में ट्रांसकोडिंग क्या है, नया आइटम है ये, राइट। ट्रांसकोडिंग हैज नहीं, ट्रांसकोडिंग प्रोसेस नहीं कर रहा है सिलेबस को, तो सिलेबस में ट्रांसकोडिंग एक क्या है, टॉपिक है, एक आइटम है। तो याद रखिएगा यहां पे यूज करोगे ट्रांसकोडिंग इज वन ऑफ द आइटम्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है। इसको मेरे साथ ही आप सॉल्व करते चलिए, कोशिश करिए कि आप मेरे पहले ही सॉल्व कर जाएं, बेहतर होगा। When the little girl loses a doll, she began to cry. आसान सा क्वेश्चन है, she began to cry। अगर अगला पार्ट इसको देखेंगे, she began to cry, वो रोने लगी। कब रोने लगी? When the little girl loses her doll। ये हकीकत तो है नहीं, जब भी वो लॉस करती है तब रोने लगती है, ऐसा तो सेंटेंस में है नहीं। उसने ये कहा कि जब वो रोने लगी तब जब उसने क्या किया, अपने डॉल को खो दिया। ऐसे ही तो होता है जनरली, जब बच्चे खो देते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। एक्शन पूरा का पूरा पास्ट का है, लेकिन ये प्रेजेंट में यूज किया है, पास्ट का यूज किया है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अंडरलाइन वाले पार्ट पास्ट में बदल देना है। तो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, यहाँ पे क्या यूज करोगे, लॉस्ट हर डॉल, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑफिस इज सून टू बी क्लोज। ये एडवर्ब क्या कर रहा है यहाँ पे, द ऑफिस इज सून टू बी क्लोज। एक मॉडल को यूज करिए, अबाउट टू बी क्लोज। अबाउट टू हम नियर फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे। देखो टाइम डिसाइड द टेंस, यहाँ पे यस्टरडे है तो ये प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या यूज करोगे, सोहन वॉज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे, बहुत खुश था कल के न्यूज पे वो, ठीक है। सोहन वॉज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे, ठीक। कोई अच्छी न्यूज रही होगी, टॉप किया होगा सोहन ने, खुश था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड वन मिस्टेक इन द कंडीशन यस्टरडे। देखो यहाँ पे जो यूज किया हुआ ना, डिड वन मिस्टेक, डिड जो यूज करते हैं ना वो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें किसी एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नाउन है इसके लिए जो हम यूज करेंगे, आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे इस तरीके के फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। आई मेड अ मिस्टेक इन द कंडीशन टेस्ट टुडे, यानी कि कल क्या हुआ, सॉरी आज कंडीशन टेस्ट का टेस्ट हुआ जिसमें मैंने एक गलती कर दी। क्लियर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रॉबर्स फ्लेड बिफोर द पुलिस केम। ये तो मेरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। पहले चूंकि मैं काफी कंफ्यूज होता है इस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन बाद में जब कॉन्सेप्ट आया, क्लियर हुआ, तब ये चीजें इस तरीके के क्वेश्चन करने में मजा आ गया, राइट। द रॉबर्स फ्लेड बिफोर द पुलिस केम, यहाँ पे इसको जब भी कंजंक्शन बीच में आया करे ना तो उसको सबको एक साथ पढ़ लिया करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक।
दो एक्शन इसमें दिखाया गया है, पुलिस के आने का केम और दूसरा रॉबर के भागने का। अब इसमें यह देखना है कि क्या ये दोनों एक्शन पॉसिबल है कि एक साथ हो जाए, एक ही टाइम पे हो जाए, कि दोनों अलग अलग फ्रेम में होंगे। यानी अगर मान लो कि ये प्रेजेंट का टाइम है तो इसके पहले अगर दो एक्शन है यहां पे, एक आने का और दूसरा यहां पे मैं लिख देता हूं कम और यहां पे लिखना फ्ली, भागने का। तो इन दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ? यानी कि पुलिस पहले आई, रॉबर पहले भगा, कि रॉबर पहले भगा और पुलिस बाद में आई? ज्यादातर यही होता है, रॉबर पहले भाग जाता है और पुलिस बाद में आती है। हुआ भी यहां पे यही है, साफ साफ बताए हुए, रॉबर्स फ्लेड बिफोर, पहले वो भाग गए। जब पहले भाग गए तो यानी कि ये पास्ट में जब दोनों एक्शन हुआ एक के बाद हुआ, भागने वाला काम पहले हुआ, तो इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो। उसके बाद ये पुलिस आ रही है तो इसको सिंपल पास्ट में यूज करो। यही कॉन्सेप्ट है। कभी भी कोई भी वन एक्शन, कोई भी एक एक्शन अगर पास्ट में दिखाया जाएगा तो उसको कभी भी पास्ट परफेक्ट में आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। तो वही काम यहां पे भी करना है, इसको पास्ट परफेक्ट में यूज कर लीजिए, हैड फ्लेड बिफोर, और फिर यहां पे आप सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि ये इंप्रूव आपने कर लिया सेंटेंस को। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। The poor man humbly was assuring him that he meant no harm. यहां पे गड़बड़ थोड़ा सा लग रहा है मुझे, यहां पे humbly वर्ड क्या कर रहा है? The poor man was humbly assuring him that, इस तरीके से होना चाहिए था सेंटेंस, that he meant no harm। अच्छा, यहां पे ये आपको इंप्रूव करना है, was assuring him, उसको अश्योर कर रहा था, ठीक है ना। अब यहां पे was assuring को आपको इंप्रूव करना है इंश्योर्ड में, अश्योर्ड में। एक और भी ऑप्शन है वहां पे आगे, हैज या हैव के साथ एश्योर्ड लगाया हुआ है, और फिर है नो इंप्रूवमेंट। आप बताएं इसमें क्या होगा? द पुअर मैन। अब देखो अश्योर्ड इन इंश्योर्ड में क्या, इंश्योर्ड जो होता है ना, इंश्योरेंस नाम सुना है, लाइफ इंश्योरेंस, जहां जो लॉस होता है ना उसको हम कंपनसेट करते हैं, और यहां पे क्या करते हैं, आपको अश्योर्ड कॉन्फिडेंट करते हैं, ठीक है। तो पुअर मैन उसने क्या किया, पुअर मैन assured him that he meant no harm, he meant no harm, उसका मतलब आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था, और यही उसने किया। द पुलिसमैन, उस समय वो कर रहा था नहीं, पुलिसमैन ने किया। इसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ना करें। पुलिसमैन, sorry, not policeman, that poor man, the poor man assured him that he meant no harm। ये सेंटेंस आपका सही होगा। अगर इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, या परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, by the time I receiving the letter the date for the interview was already over। इसमें क्या गड़बड़ है? अब इसमें भी यही चीज देखिए, जब भी पास्ट के सेंटेंसेस हो ना तो बड़े ध्यान से देखा करिए। यानी कि जिस समय मैं रिसीव किया लेटर को, या मैं रिसीव कर रहा था, रिसीविंग द लेटर, द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर, डेट उस समय तक क्या हो गई थी, निकल गई थी। यानी कि एक तरफ वो लेटर दे रहा है और दूसरी तरफ उसी समय वो देख रहा है कि भाई वो इंटरव्यू का डेट भी क्या हो गया, वो ओवर हो चुका है। दोनों काम पैरेलल हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं कि अलग अलग हो रहे हैं। यानी कि ये कहां पर कर रहा है, बाय द टाइम आई रिसीविंग द लेटर, यानी जिस समय मैं रिसीव किया लेटर को उस समय तक क्या हो चुका था, द डेट ऑफ फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर। यहाँ पे जो यूज किया हुआ है बाय द टाइम आई रिसीविंग द लेटर, पहले तो ये जान लीजिए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मैंने अभी बताया वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो एक तो यूज नहीं किया हुआ तो ऐसे ही गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, हैड रिसीविंग द लेटर, हैड रिसीविंग तो वैसे ही गलत हो जाएगा, वॉज रिसीविंग द लेटर और एक रिसीव द लेटर होगा, ठीक है, दो चीजें। अब यहाँ पे या तो आई रिसीव द लेटर या तो वॉज रिसीविंग द लेटर। अब यहाँ पे ये सही हो जाएगा, बाय द टाइम आई रिसीव्ड द लेटर, आई वॉज रिसीविंग द लेटर, यानी कि जिस समय आप रिसीव कर रहे थे उस समय कोई चीज और चल रहा था, राइट, ये सेंस सही जाएगा। हालांकि आप ऐसे कहते हो जिस समय मैं वहां पे गया तो ये चीजें हो गई थी पहले से ही, राइट। यानी कि जिस समय वो रिसीव किया लेटर उस समय तक वो क्या हो गया था, उसका इंटरव्यू ऑलरेडी ओवर हो गया था, ठीक है, क्लियर है।
यानी कि स्टेट यहाँ पे बता रहा है वॉज ऑलरेडी ओवर, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सिंपल पास्ट टेंस को यूज करो, ना तो इसको यूज करो ना तो इसको यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट, ही रिटर्न द बुक आफ्टर ही रेड इट। इसमें भी देखो ही रिटर्न द बुक आफ्टर, पढ़ने के बाद ही लोग वापस करते हैं, बाद में वापस किया, तो इसका मतलब पहले पढ़ा होगा, और जब पहले पढ़ा होगा तो इसको पास्ट परफेक्ट में यूज करिए, ठीक है। ये लॉजिक है, यहां पे चीजों को समझ सकते हैं। पहले लोग बुक पढ़ेंगे फिर वापस करेंगे, तो जब पहले काम ये हुआ, दोनों काम पास्ट में ही है, और जब पहले ये हुआ तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में यूज करिए, और कोई भी ऑप्शन यहां पे सही नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, शी हर्ट हर बैक व्हाइल शी वॉकड यस्टरडे। अच्छा, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और मुझे अभी चोट लग जाए, क्या मैं यूज करूंगा? व्हाइल आई वाज टीचिंग आई गॉट हर्ट। तो यानी कि कोई एक्शन हो रहा है और उसी के बीच में तो कोई इंटरप्शन आएगा ना। ऐसे ही यहां पे ये सेंटेंस है, शी हर्ट हर बैक। कब हर्ट हुई? व्हाइल शी वॉकड यस्टरडे, जब उसने कर लिया, कि वो करते समय, कोई काम करते समय। तो जब यहां पे ड्यूरेशन आप टाइम यूज करोगे, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो टाइम टेकिंग है, उसको करते समय ये काम हो गया, तो आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करो। व्हाइल शी वाज वॉकिंग, यहाँ पे ऑप्शन है व्हाइल शी वाज वॉकिंग यस्टरडे, ठीक है ना। हैड यूज नहीं करोगे, वर्कड आउट यूज नहीं करोगे, यहाँ पे कोई एक्शन यानी कि कोई काम चल रहा था और उसमें उसको चोट लग गई और वो हर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आप बनाओगे, यही सही सेंस में है। यहाँ पे वर्कड को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर दीजिए कि ये काम करते समय वो हर्ट हो गई। इस क्वेश्चन को देखिए, द डॉग बाइट हिम। ऐसा तो नहीं उसकी आदत है डॉग को बाइट करने की, नहीं, द डॉग बाइट हिम, गलत हो जाएगा सेंटेंस। ऐसा नहीं कि वो हमेशा काटता रहता है उसको, इसका सेंस तो यही हुआ। तो यहां पे बाइट को सेकंड फॉर्म में कर दीजिए, द डॉग बिट हिम, काट लिया उसको। हालांकि ये बी कैपिटल में नहीं होगा, स्मॉल में होगा, टाइपिंग एरर, ध्यान रखिएगा। द डॉग बीट हिम, ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला बीट तो होगा नहीं। बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज ही नहीं हो पाएगा, एक ही ऑप्शन बचा। अगले क्वेश्चन पे आइए, द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट एग्जिस्टिंग। अगेन देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। जैसे आपने सुना होगा वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ इमोशन है, वर्ब ऑफ थिंकिंग है, ये सारे वर्ब्स जो हैं उनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, ठीक है। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो करती है, नहीं तो नहीं करती, तो इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, अब इज नॉट एग्जिस्टिंग जो है उसको डज नॉट एग्जिस्ट में कर दीजिए, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो मैंने बताया कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, याद कर लीजिएगा। वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन आप याद कर लीजिएगा कौन कौन से वर्ब है। वर्ब ऑफ पोसेशन है, ठीक है ना। वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, ये जितने भी वर्ब्स इसमें आएंगे उनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट है और परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हो, ये भी तो गलत है ना। सिंपल पास्ट टेंस का यूज करिए, हैड लेफ्ट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। मैंने बताया कि अगर कोई भी सिंगल एक्शन पास्ट में होता है सिंपल पास्ट में यूज करिए, यहाँ पे ये सही होगा, ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर द पॉलिटिशियन टू असेस देमसेल्फ। असेसमेंट से मतलब है अपने आप को असेस करना, चेक करना कि आप क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। वर द पॉलिटिशियन टू असेस देमसेल्व्स ही वुड फाइंड दैट दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी लॉन्ग एगो। आप देखो दो चीजें इसमें, ये कह रहा है कि अगर पॉलिटिशियंस अपने आप को असेस करते तो वो ये पाते कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत पहले ही खो चुके। यानी कि अभी मैं सपोज कि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी में चेक कर रहा हूं, एसेस कर रहा हूं, और मैं ये पाता हूं कि मेरी क्रेडिबिलिटी इसके पहले ही खत्म हो गई थी। पास्ट का पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, हैड लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी में चेंज करो और सारी चीजें सही है। वर द पॉलिटिशियन टू असेस देमसेल्व्स दे वुड फाइंड दैट दे हैड लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी लॉन्ग बैक, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये मैं कैसे पता लगा पा रहा हूं, किस तरीके से, एक तो प्रैक्टिस है, दूसरी चीजें ये क्या है, सेंटेंस मुझे समझ में आ रहा है। अगर सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ते रह जाएंगे, सॉल्व करते रह जाएंगे, नहीं कुछ हो पाएगा।
कोशिश करिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मुझे चीजें दिक्कत हो जाती है, समझना पड़ता है। यानी कि क्वेश्चन को समझने में आप समय लगाइए, और क्वेश्चन को समझने में समय लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग टू मी। अच्छा, इस बताओ, इस सेंटेंस में हम चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं। बॉक्स, चॉकलेट से भरा हुआ बॉक्स है, यानी मेन हमारा सब्जेक्ट क्या है, बॉक्स। जब बॉक्स है यहाँ पे बिलोंग टू मी, अब यहाँ पे बात करें तो बिलोंग्स टू मी। ये दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट बिलोंग्स टू मी, नॉट बिलोंग, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, गलत हो जाएगा। अब इसको बिलोंग्स यूज करिए, ठीक है। भाई पूछ इसलिए रहा है कि ये जो चॉकलेट का बॉक्स है ये मुझसे बिलोंग करता है, बिलोंगिंग टू मी। चेक करिएगा क्या यूज करोगे। यहां पे देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। ये तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। अगेन मैंने कहा कंजंक्शन को हमेशा मिला के पढ़िए, पता चल जाएगा कौन सा काम पहले हुआ। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, जब ट्रेन पहले छूटी तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, इसका मतलब सही है। बिफोर ही रीच द स्टेशन, यहां पे देखो सिंपल पास्ट का यूज किया, नो इंप्रूवमेंट। 24, द लिटिल बॉय किक द बॉल। द लिटिल बॉय किक, या तो इसको किक्स यूज करो, अगर किक्स यूज करोगे तो इसका मतलब उसकी हैबिट है उसको किक करने की बॉल को, तो यहाँ पे वो चीजें यूज नहीं हो रही है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे तो इंप्रूवमेंट तो होगा ही। अब यहाँ पे लिखो हैव किक्ड या किक्ड, यहाँ पे किक द बॉल यूज करो। द लिटिल बॉय किक द बॉल, लिटिल बॉय ने क्या किया, बॉल को किक किया। इन सब में परफेक्शन है, यहाँ पे सब में परफेक्शन है, इसमें भी परफेक्शन है, लेकिन सबसे रिलेवेंट कौन सा होगा, यही होगा। क्यों ये नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है ना, कब हम यूज करते हैं, पास्ट प्लस प्रेजेंट का टाइम यूज होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम पूरा का पूरा पास्ट का टाइम बता रहे हैं, भाई उसने किक किया, उसका प्रेजेंट से तो कोई रिलेवेंस है ही नहीं, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई हमें कुछ हिंट नहीं मिल रहा है जिससे ये लग रहा हो कि वो पास्ट का इवेंट है, प्रेजेंट में अभी रिलेवेंस है उसका, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर देते, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्शन का जिक्र हुआ है, पास्ट का पास्ट है ही नहीं, तो ये भी यूज नहीं होगा, ठीक है ना। चलो खैर, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो उसको समझने की कोशिश करिए क्या मैं कह रहा हूं, शब्दों पे ध्यान दीजिए मेरे, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस करिए इन सारे क्वेश्चंस को, रटिए नहीं, समझने की कोशिश करिए। बार बार मैं इसमें एम्फेसाइज कर रहा हूं। वेयर हैड यू बीन प्लेइंग सिंस वी लास्ट प्लेड टुगेदर। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन, सिंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वी लास्ट प्लेड टुगेदर, ये सिंपल पास्ट का टेंस है, यानी कि हमने लास्ट में खेला था एक साथ, उसके बाद से लेकर अब तक आप कहां खेल रहे थे, ठीक है। मुझे ना ये मैं टाइमलाइन बना देता हूं, ये मैं प्रेजेंट का टाइम बता देता हूं, ये प्रेजेंट का टाइम, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने खेला था, उसके बाद हमने छोड़ दिया, और फिर हम पूछ रहे हैं वेयर हैड यू बीन प्लेइंग, तो हैड यू बीन प्लेइंग तो यहाँ पे वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से अब खेलते हुए आ रहे हैं, प्रेजेंट में भी खेल रहे हैं और फ्यूचर में भी हो सकता है खेल रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, अभी तक कहां खेल रहे थे आप, ठीक है। तो अब क्या यूज करोगे, मैंने बताया कि पास्ट से अगर कोई एक्शन होता हुआ आ रहा है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करो, तो आप यूज करो क्या, वेयर हैव यू बीन प्लेइंग सिंस वी लास्ट प्लेड टुगेदर। इसको हम एक और एग्जांपल से बता देते हैं, जैसे मान लो कि ये अगेन एक टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है ना, ये पास्ट का टाइम है व्हेन यू गो बैक। यहां पे मैंने कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, और मैं कह रहा हूं कि जब से मैंने ये ज्वाइन किया ना, तब से लेकर अभी कंटिन्यू है मेरा, और यहां तक मैंने 2 छुट्टी ले चुकी है अभी तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आने में मैं 2 छुट्टी ले चुका हूं, मतलब ये परफेक्शन में दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यूटी को दिखा रहा हूं, यहां पे कंटिन्यूटी दिखा रहा था, यहां पे अगर मैं परफेक्शन को दिखाऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा, आई हैव टेकन 2 लीव्स, LEAVES, लीव्स, सिंस आई joined this institution,
ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है? अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करूं कि जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैं कंटिन्यू क्लास लिए जा रहा हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा? आई हैव बीन टेकिंग क्लास कॉन्टिन्यूअसली सिंस आई ज्वाइन दिस स्कूल। इस तरीके से आप सेंटेंसेस की फ्रेमिंग करेंगे और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट? आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्लियर है? दिख रहा है आपको? द क्वालिटीज विच हैव सपोर्टेड तिलक एंड गिवन हिम हिज हार्ड, यहां पे कॉन्ड नहीं बेटा, यहां पे अर्नड कर लो, अर्नड सक्सेस हैव बीन रेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें क्या करेंगे आप? द क्वालिटी विच हैव बीन सपोर्टेड, विच हैव सपोर्टेड तिलक, तिलक जी पास्ट में होंगे कि प्रेजेंट में होंगे? वो क्वालिटी जिसने क्या किया? तिलक जी को सपोर्ट किया, हैव सपोर्टेड तिलक एंड गिवन हिम हिज हार्ड अर्नड सक्सेस, और जिसकी वजह से उन्हें जो उन्होंने मेहनत किया जिसका फल मिला, हार्ड अर्नड सक्सेस, कमाई हुई सफलता, हार्ड अर्नड सक्सेस, हैव बीन रेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है ना, बहुत ही रेयर है इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक, आज रेलिवेंस, यहाँ पे रेलिवेंस को दिखा रहे हैं, हैव बीन रेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहां पे देखो, यहां पे तो ठीक है, हैव सपोर्टेड तिलक एंड गिवन हिम हिज हार्ड अर्नड सक्सेस, उस समय की बात हो रही है, पास्ट की ना। और मैंने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज कर नहीं सकते, बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या करो ना, गेव यूज कर दो, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो गेव यूज कर दो। रेलिवेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट में रेलिवेंस की बात हो रही है, तो हमने यहां पे यूज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर दिया। लेकिन वो पास्ट की बात हो रही है, द क्वालिटीज विच हैव सपोर्टेड तिलक, ठीक है, एंड गेव हिम हिज हार्ड अर्नड कॉर्नर, हार्ड अर्नड सक्सेस, तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो, और उसका रिलेवेंस चूंकि प्रेजेंट से है तो यहां पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर दिया। ठीक है, अब ये सही सेंस में आएगा, एक बार पढ़ के देखिए। द क्वालिटीज विच हैव सपोर्टेड तिलक एंड गेव हिम हिज हार्ड अर्नड सक्सेस हैव बीन रेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए, आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम 2000, अगेन ये गलती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये टाइम होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या करो, आई हैव बीन वर्किंग हियर, यहां पे फ्रॉम नहीं यूज करो, सिंस यूज करो। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए सिंस यूज करना पड़ेगा। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2008। इस क्वेश्चन का देखें 28, आई वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2005। काफी पूछे हुए इस तरीके के क्वेश्चन। तो यहां पे 2005 से ये चीजें चल रही है ना, तो आई वर्कड इन दिस ऑफिस, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, आई हैव बीन वर्किंग यूज करो, 2005 पास्ट का टाइम है, वहां से अभी काम कर रहे हैं इस ऑफिस में। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। 29, द लाइट वेंट आउट वाइल आई रेड। अगेन मैंने बताया था कि लाइट कब जाएगी, जिस समय आप पढ़ रहे थे, पढ़ने का काम चल रहा होगा, उसी के बीच में कहीं गई होगी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे पढ़ने बैठा लाइट गई, इस तरीके की बात नहीं हो रही है। वाइल यहाँ पे बात हो रहा है कि यानी कि एक कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, यानी कि जिस समय आप पढ़ रहे होंगे उस समय कहीं पे लाइट चली गई। तो लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करो, वाइल आई वॉज रीडिंग द लाइट वेंट आउट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ही शुड नॉट हैड इग्नोर्ड हिज फ्रेंड, ही शुड नॉट हैड, मॉडल्स के साथ हमेशा बेस वर्ब को यूज किया करिए, शुड नॉट हैव इग्नोर्ड हिज फ्रेंड। ठीक, ये वाला आसान सा है। नेक्स्ट, नो सूनर हैज शी एग्रीड टू मैरी हिम देन शी स्टार्टेड हैविंग टेरिबल डाउट्स। अब देखिए ये इन्वर्जन का यूज हुआ है, नो सूनर
और यहाँ पे देन का यूज हुआ है। नो सूनर एक एडवर्ब है, और जब भी एडवर्ब से हम सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं ना तो सेंटेंस को इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट का मतलब उसके तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो कह रहा है कि नो सूनर हैज शी एग्रीड टू मैरी हिम, यानी अभी उसने मुश्किल से अभी वो एग्री किया था शादी करने के लिए, देन शी स्टार्टेड हैविंग टेरिबल डाउट्स, उसे क्या होने लगा, डाउट्स होने लगे। ठीक है, यानी जैसे ही उसने किया, अभी बहुत समय नहीं हुआ था, जैसे ही उसने एग्री किया शादी करने के लिए, उसे डाउट्स होने शुरू हो गए। तो अब इसमें देखो दोनों काम पास्ट में हुए, और जब दोनों काम पास्ट में हुए तो आप देखो पहले क्या हुआ, पहले एग्रीमेंट हुआ होगा, फिर बाद में डाउट्स होने शुरू हुए होंगे जब उसने एक्सेप्ट किया, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाओ, इसको सिंपल पास्ट में करो, यहाँ पर तो सही है, यहाँ पे इसको चेंज करो, नो सूनर हैड शी एग्रीड टू मैरी हिम, नो सूनर हैड शी एग्रीड, नो सूनर डिड मत यूज करो, ठीक है ना, क्योंकि वो एक काम के बाद एक दूसरा हुआ होगा, टाइम इंटरवल उसमें हुए होंगे। नो सूनर हैड शी एग्रीड टू मैरी हिम देन शी स्टार्टेड हैविंग टेरिबल डाउट्स, ये सही सेंटेंस हुआ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहां पे इसलिए ये नहीं होगा डिड शी एग्री, ये डिड जब यूज करोगे ना तो यहाँ पे एग्रीड यूज होगा ही नहीं, एग्री यूज होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर रुपीज 2 lakhs, आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970, खरीदा कब था, 1970 में। 1970 का टाइम पास्ट का है, और जब पास्ट का टाइम है तो हैव बॉट कहां पे आएगा, सिंपल यूज करो, आई बॉट, आई हैड बॉट भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, 39 40 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद से फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे, आज कम से कम ये इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंस खत्म कर देते हैं। मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 weeks, मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 weeks, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं होगा, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करो, मयंक हैज बीन वर्किंग, ये वाला सेंटेंस ये होगा, फॉर द लास्ट 2 weeks, ठीक है, हैड वर्क यूज नहीं होगा, इज वर्किंग यूज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आइए, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 4 o'clock बट टुडे आई गेट अप एट 7 o'clock, यानी कि हर एवरी मॉर्निंग, कब मैं उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, लेकिन आज मैं कै बजे उठता हूँ, आज मैं कै बजे उठता हूँ, कि आज मैं कै बजे उठा, कैसे ये पता चल रहा है, क्योंकि जब ये प्रेजेंट में ना टाइम को नहीं दिखाया जाता, ठीक है, प्रेजेंट में जो भी, जैसे मैं इस समय काम कर रहा हूं तो इस समय का टाइम मैं यूज नहीं करूंगा, या तो मैं पास्ट का टाइम को यूज करूंगा या तो मैं फ्यूचर का टाइम यूज करूंगा, प्रेजेंट में हम उसका टाइम को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं 4 बजे पढ़ा रहा हूं, हाँ, मैं 4 बजे पढ़ा रहा था, या मैं 4 बजे पढ़ाऊंगा, तो प्रेजेंट के टाइम के साथ साथ आप इस टाइम को, अगर टाइम को यूज करना है, यहाँ पे देखो 7 o'clock यूज करना है, तो जाहिर सी बात है ये कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं होगा, तो इसको क्या यूज करो, आई गॉट अप यूज करो, यानी कि हर दिन तो मैं 4 बजे उठता हूं, लेकिन आज मैं कै बजे उठा, 7 बजे उठा, आई गॉट अप एट 7 o'clock। आई होप इट्स क्लियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन आता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, अगेन लाइक डिसलाइक, ठीक है ना, तो इसके साथ कभी भी आप यूज नहीं करोगे, ये आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करोगे, या तो आइसक्रीम पसंद करते हैं आप या तो नहीं करते, यही रेलिवेंट है, तो आप यहाँ पे लाइक यूज करोगे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, ठीक। शी हैड रेड ओलिवर ट्विस्ट व्हेन शी हैड बीन 14 years old, she had read Oliver Twist when she had been, नहीं when she was, क्योंकि ये स्टेट को बता रहा है, she was 14 years old, 14 साल की जब थी ना उसके पास, ठीक है, वो क्या कर ली थी, she had read Oliver Twist, उसने ओलिवर ट्विस्ट पढ़ लिया था, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे बॉस 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, he worked hard so that he may succeed, सेंटेंस पास्ट में है ना, इसको भी पास्ट का फॉर्म ले आइए, ये वीकर फॉर्म है, तो मे का पास्ट फॉर्म जो है वो माइट होगा, यहाँ पे माइट यूज करिए, so that he might succeed। क्वेश्चन नंबर 38, आई हैव टू गॉन, ये तो गलत हो जाएगा, हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ठीक है, इनके साथ यूज्ड टू, ठीक, जब भी टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव बनेगा, ठीक, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करिए, इसमें बहुत ज्यादा
दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए 38 नंबर क्वेश्चन पे। He gets his house repaired last year। अगेन ये पॉजिटिव वर्ब का क्वेश्चन है। He gets his house, यहाँ पे जो है ना इसको पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसने तो अपना घर खुद बनाया नहीं, बनवाया वो, तो ये स्ट्रक्चर में आप यूज करते हो ही गेट्स, सॉरी गेट्स यहाँ पे क्योंकि होने के बाद लास्ट ईयर की बात हो रही है ना, पास्ट में जाएगा, तो यहाँ पे गॉट यूज करो, ही गॉट हिज हाउस रिपेयर्ड। गॉट रिपेयर्ड हिज हाउस, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, गॉट हिज हाउस रिपेयर्ड। ठीक है, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इन सारे क्वेश्चंस को। अगर मजा आता है तभी सॉल्व करने में, यानी कि वो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। अगर मजा नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको समझने में दिक्कत आ रही है, आपको रीडिंग पे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए। राइट, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।